हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको मेंस की क्लासेस करा रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऑलरेडी 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स होंगे, जिसमें आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी तैयार कर रहे होंगे कि किस प्रकार से मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, किस प्रकार के फैक्ट को इंक्लूड करना होता है, कैसे आपको कॉन्सेप्चुअल समझ विकसित करनी है। और साथ में आप यूपीएससी और साथ में अदर स्टेट जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस, इन सभी में जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो प्रश्न आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे टैकल कर पाओगे। तो इसी कड़ी में हमने लास्ट 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। और ये पूरी तरीके से 100% जो है कि पूरी तरीके से कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स होंगे, इसी तरीके से जो आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे हो। और इस पीडीएफ को आप परचेज भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां पर आप मैसेज करोगे, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ये सभी सब्जेक्ट्स को वहां से आप परचेज कर सकते हो। और उन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी, लगातार फ्री रहेंगी सारी की सारी क्लासेस। और चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ तक कर ली थी, जिसमें हीट के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है और वाष्पीकरण के क्या प्रोसेस होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर मेथड, कितने प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है। क्योंकि इससे पहले जो 9 लेक्चर हुए उसमें मैंने पूरा कंप्लीटली जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया है और साथ में क्लाइमेटोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग ओशिनोग्राफी करेंगे। ये लगभग 20 लेक्चर्स में पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा सेगमेंट। तो आज शुरू करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारी पीडीएफ्स और क्लास टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें अपडेट मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हमें पढ़ना है कि हीट का ट्रांसफर कितनी प्रकार से होता है। अगर हम देखें, एक होता है रेडिएशन पैटर्न में, एक होता है कंडक्शन पैटर्न में, और एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है एडवेक्शन। अब यहाँ पर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन बोलने में या प्रोनाउंसिएट करने में कुछ एक जैसा लगेगा, लेकिन ध्यान से समझना, इनको अगर हिंदी में आप देखोगे तो एक होता है विकिरण, जो रेडिएशन होती है। विकिरण सामान्यतः क्या होती है, विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती है, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में भी जानते हैं। फिर चालन हो गया, संवहन हो गया और अभिवहन हो गया। ये चारों मेथड है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, कन्वेक्शन का। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले हम विकिरण की बात करेंगे। विकिरण में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें निर्वात में इसका गमन होता है, अर्थात इसके लिए किसी भी प्रकार का माध्यम आवश्यक नहीं होता है, ये बिना माध्यम के भी चलती है। अब जैसे सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, इसमें बहुत सारी जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो गति करती है निर्वात में भी। और यहाँ पर आप देखोगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा। जो सूर्य के पास शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में एनर्जी है, जो हीट है, वो पृथ्वी पर ट्रांसफर होती है। कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और उसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें कि इसमें तरंग की जो गति होती है, अर्थात स्पीड ऑफ वेव की बात करें, तो ये डिपेंड करेगा तरंग दैर्घ्य अर्थात कि लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, उसकी कितनी है, आवृत्ति। इट मींस कि सिंपल सी बात करें कि अगर हम तरंग की गति को कांस्टेंट कर दें, क्योंकि सूर्य अपनी जगह पे, पृथ्वी अपनी जगह पे, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पर्टिकुलर है, अर्थात कि उसकी स्पीड भी मैटर नहीं करती है। स्पीड नॉर्मल है, जो रेगुलर कंटिन्यूअस है या कांस्टेंट है स्पीड। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा कि अगर हम कहें कि तरंग की गति मतलब कि कांस्टेंट है, तो लैम्डा हमेशा जो है कि अपोजिट होगा फ्रीक्वेंसी के। इट मीन्स कि अगर तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा, या तरंग दैर्घ्य का मान अगर जो है कि कम है तो फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होगा। एक सिंपल सी भाषा में मैं सिखाना चाहूंगा आपको कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दोस्तों दूरी। कौन सी वेव्स ऐसी हैं जो ज्यादा लंबी दूरी तक तय करती हैं। सिंपल सी बात है, जो तरंग दैर्घ्य आपको या जो कलर जो आपको ज्यादा दूरी से दिखाई दे रहा हो, ज्यादा दूर तक आप उसे देख पा रहे हो, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। सिंपल अगर मैं बोलूं कि आपको एक तरफ मैं देता हूं मान लीजिए एक तरफ मैंने आपको दे दी ब्लू लाइट, ठीक है, और एक तरफ मैंने आपको दे दी रेड लाइट, और एक तरफ आपको दे दी मैंने ग्रीन लाइट। तो आप देखोगे इन तीनों में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक आप रेड कलर को देख पा रहे हो। इसका मतलब हो गया कि इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी या मैक्सिमम हो जाएगी। इसीलिए आप ट्रैफिक सिग्नल पे देख सकते हो, रेलवे ट्रैक पर देख सकते हो, रेड कलर की लाइट को हमेशा दूर तक जो है कि विजिबल रहती है, दूर तक दिखाई देती है, ताकि ड्राइवर आसानी से देख लेता है कि हाँ मुझे आगे 400-500 मीटर पे या हाफ किलोमीटर पे रेड कलर की लाइट दिख रही है, इसका मतलब है मुझे गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हुए रोक देना है। तो
क्या समझ में आया कि इसकी दूरी बहुत अधिक है, इसे आधे किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर हम देख पा रहे हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया। तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा कि किसी भी चीज के द्वारा चोट कितनी पहुंच रही है, आवृत्ति कितनी है। हिंदी में तो अगर मैं इसे कह दूं कि आवृत्ति कितनी है, लेकिन अगर इन शॉर्ट में कह दूं तो किसी व्यक्ति को इससे चोट कितनी लगती है, तो मैं कह सकता हूं कि जिसकी लैम्डा अर्थात जिसकी दूरी ज्यादा है वो चोट कम पहुंचाती है, और जिसकी दूरी कम है उसके द्वारा चोट ज्यादा पहुंचाई जाती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जो हमने भूकंपी तरंगे हैं, जिसमें पी हमने पढ़ा था, एस पढ़ा था, एल पढ़ा था, यानी कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और जो सरफेस वेव होती है, इनमें से जो सरफेस वेव होती है इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। इसके द्वारा दूरी कम तय की जाती है, लेकिन ये सरफेस के सतह पर होने के कारण ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन पी की बात करी थी तो पी की जो आवृत्ति है वो जो है कि कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हमने जियोमॉर्फोलॉजी के सेकेंड और थर्ड लेक्चर में इसको पढ़ा था। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका यूज कहाँ होगा, तो अभी हमने विकिरण को देख लिया। विकिरण के माध्यम से हमने ये भी देखा कि जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, यानी जिसकी दूरी कम होगी। अब यहाँ पर आ जाइए आप, सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है और जो पृथ्वी से जो रेडिएशन निकलती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली चीज समझिएगा, जो सूरज से आने वाली रेडिएशन होती है उसको इन शॉर्ट क्या कहता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, या फिर हिंदी में कभी कभी आपको प्रीलिम्स के पेपर में या फिर मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा लघु तरंग विकिरण। क्या कहते हैं इसको हम, लघु तरंग विकिरण, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन। और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन हमेशा पृथ्वी से निकलती है और इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ तरंग विकिरण। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होती है और शॉर्ट वेव रेडिएशन। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी से कौन कौन सी वेव्स निकलती है और उसको लॉन्ग वेव कहते हैं या शॉर्ट वेव। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है कि सर सन की अगर हम बात करें तो सन जो है कि अर्थ से बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है। इट मीन्स कि सूरज से आने वाली जो भी किरणें होंगी वो कहीं ना कहीं लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी, और यहीं पर ये आप गलती कर जाते हो। हमेशा पृथ्वी से जो निकलने वाली रेडिएशन होती है दोस्तों, ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, जबकि सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन होती है उसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम शॉर्ट वेव रेडिएशन, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां पर देखो, जिस प्रकार से हम इन तरंगों से इस तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसकी लैम्डा की मान जो है कि बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी और प्रतिभेदन क्षमता भी कम होती जाएगी। तो इट मीन्स कि क्या समझ में आया कि लैम्डा का मान सबसे कम किसका है, गामा का है, और सबसे अधिक किसका, रेडियो वेव्स का है। आप इसके हिसाब से देखो, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि इसकी दूरी नापने की क्षमता क्या है, कम है, लेकिन इसकी दूरी नापने की क्षमता क्या है, अधिक है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी हुई, रेडियो वेव्स हुई, जो लंबी दूरी तय कर सकेगी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये पृथ्वी से निकलती है। और जबकि गामा रेज की बात करूं तो ये सूर्य से निकलती है और ये कम दूरी तय कर पाती है। अदरवाइज अगर ये गामा रेज हमारी पृथ्वी तक पहुंचती तो हमें बहुत सारे हार्मफुल जो है कि देखने पड़ते, बॉडी में बहुत सारे डिजीज होते, बहुत सारी बीमारियां होती, जिससे गामा रेज वगैरह हो गई, एक्स रेज हो गई। और इसीलिए जो समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ये सभी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सभी हार्मफुल गैसेस को क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशन को रोक लेती है। वहीं पर रोकने का मतलब हो गया कि ये कम दूरी तय कर पा रही है, पृथ्वी तक ये पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना कि अगर मैं अब इस तरीके से आपको बताते हुए चलूं तो सबसे कम जो है कि लैम्डा का मान किसका होगा, गामा रेज का, यानी ये सबसे कम दूरी तय करेगी। फिर उसके बाद एक्स रेज है जो उससे थोड़ी ज्यादा करेगी, यूवी रेज जो कि हमारे समताप मंडल तक आ जाती है। अगर मैं समताप मंडल के बाद क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, जिसके बाद पृथ्वी देखने लगती है। तो यूवी रेज आपकी समताप मंडल तक आती है, और विजिबल रेज की बात करें तो ये सामान्यतः पृथ्वी तक आ जाती है। ये वही पृथ्वी पर आने वाली विजिबल रेंज है जो आपको दिन में दिखाई देती है। सूर्य से आने वाली किरणों को हम कहते हैं कि भाई सूर्य से जो धूप आ रही है, जो चमक आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि सुबह के 5 या 6 बज गए, सूरज उग चुका है, अब सभी लोगों को उठ जाना चाहिए, और शाम को 7 बजे तक इस प्रकाश का प्रभाव बना रहता है। तो ये वही विजिबल रेंज है। इट मीन्स कि इसकी दूरी तय करने की क्षमता क्या थी, ज्यादा थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि लैम्डा का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद इंफ्रारेड है, जो पृथ्वी से ही निकलती है, इसकी भी दूरी ज्यादा होती है। फिर माइक्रोवेव्स है और फिर रेडियो वेव्स। तो सबसे ज्यादा लैम्डा का मान किसका होगा दोस्तों, ये होगा रेडियो वेव्स का। इट मीन्स कि इसकी दूरी तय करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। लेकिन अब यहीं पर एक दूसरी चीज मैं अगर समझाना चाहूं कि इनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, अर्थात आवृत्ति यानी कि चोट लगने की क्षमता, इनसे दर्द पहुंचने की क्षमता।
गामा रेज क्या है, सबसे ज्यादा हार्मफुल है, लेकिन इसकी दूरी कम होने की वजह से हमारे बॉडी पे हार्मफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि ये क्षोभ मंडल तक या पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और शायद इसी वजह से कैंसर की जो कीमोथेरेपीज होती हैं, जो बड़े बड़े हार्ट डिजीज की वगैरह थेरेपीज होती हैं, वो सभी गामा रेज या एक्स रेज से होती हैं, या फिर यूवी रेज से होती है। इट मीन्स कि इससे चोट या नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और उसकी अपेक्षा अगर आप देखोगे एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी और कम होती जा रही है, और विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी और भी कम होती जा रही है। और शायद यही वजह है कि हमें 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी जो हमें विजिबल रेज मिलती है, जो हमें दृश्य प्रकाश किरणें मिलती हैं, उनसे हमारे बॉडी को नुकसान बहुत कम होता है। बहुत होता है तो हमारी बॉडी का टैनिंग हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब कि डेड सेल हो जाती है, जो हमारे बॉडी की सेल होती है वो डेड हो जाती है, और इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आप इंफ्रारेड को देखो तो इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम है, माइक्रोवेव्स को देखो तो इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम है, और रेडियो वेव्स को देखो तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है। यानी इसकी चोट लगने की क्षमता बिल्कुल ही कम है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। और अगर हम बात करें प्रतिभेदन क्षमता भी सबसे कम होती जाएगी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। प्रतिभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेव्स का किसी भी मीडियम या किसी भी तरह से पार कर जाना, किसी भी मतलब कि एनवायरनमेंट को पार कर जाने की क्षमता कम होती जाती है। और यही वजह है कि रेडियो वेव्स जो होती है दोस्तों, ये आपकी आयन मंडल से बाहर नहीं जा पाती, आयन मंडल को ये भेद नहीं पाती है, जिसके बाद ये टकरा के वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, संपर्क, ये सभी चीजें संचालित हो पाती हैं। इनके पीछे क्या फैक्टर हो गया? क्योंकि इनकी प्रतिभेदन क्षमता ज्यादा मजबूत नहीं होती है, और ये वायुमंडल को भी भेद नहीं पाती, बहुत सारी किरणें वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी इंक्रीज करती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ पे ये जो पैटर्न था विकिरण के मामले में, यहां से आपने देखा कि किस प्रकार से विकिरण की तरह ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये हीट कौन सी? या तो जो पृथ्वी पर हीट है, जो पृथ्वी गर्म होती है, जब वो हीट रिलीज करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, चाहे वो इंफ्रारेड हो या माइक्रोवेव या फिर आपके रेडियो वेव्स हो। वहीं अगर हम बात करें कि सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, ये भी हीट का ट्रांसफर कर रही होती है, जिसमें गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती है और विजिबल रेज होती है, ये सभी होती हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, अब यहां पर आप जरा डेमो के तौर पे देख सकते हो कि यहां पर ये आपका सूरज है। ठीक है, ये क्या है? सूरज। एक ऐसा सूरज जो बहुत तप्त है, जो बहुत गर्म है। यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस तरीके से होती है? यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से दो हाइड्रोजन के अणु आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो एक हीलियम का अणु बनता है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर आप देखोगे दो हाइड्रोजन के अणु मिलने से हीलियम बना और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहां से जो सूर्य से जो पृथ्वी पर आने वाली किरणें होती हैं, उनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, और इन्हीं शॉर्ट वेव रेडिएशन को दूसरी भाषा में हम इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोलेशन, या फिर हिंदी में आपने ज्योग्राफी में सूर्य तप या सूर्यातप पढ़ा होगा। इंसोलेशन की अगर हम बात करें तो ये भी अलग अलग वर्ड से बनी होती है, जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आप देख सकते हो यहाँ पे INSOL का मतलब सोलर और ATION का मतलब होता है रेडिएशन। यानी सूर्य की आने वाली किरणों को हम इंसोलेशन कहते हैं, अर्थात शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं। लेकिन बात फिर वही आएगी कि यहीं से एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आता है और यहीं से पृथ्वी के औसत तापमान का भी कॉन्सेप्ट आता है। कई बार आपने प्रश्न देखा होगा प्रीलिम्स में कि पृथ्वी का एक औसत तापमान होता है जो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग न बनी रहे या ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल गायब हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो है कि पृथ्वी पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि ये तापमान -18 डिग्री चला जाए, जिसकी वजह से सारी पदार्थ क्या होंगे? जम जाएंगे। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, और यहां पर इस चीज को आप समझ पाओगे। तो यहां पर आप देखोगे कि पृथ्वी पर जो भी किरणें आती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, मान लेते हैं कि पृथ्वी पर आता है 100 यूनिट की प्राप्ति होती है सूरज से, लेकिन पृथ्वी पूरे के पूरे 100 यूनिट को यूज नहीं करती है, लगभग 65 यूनिट को यूज करती है। बाकी 35 यूनिट को क्या करती है? वो 35 यूनिट को वो रिटर्न कर देती है, यानी उसी शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिटर्न कर देती है, जिसको हम लोग परावर्तन भी कहते हैं या रिफ्लेक्शन कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में।
बचे हुए 65 यूनिट को यूज करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी पे जो है कि गर्माहट की आवश्यकता जो होती है वो पूरी होती है गर्म होने की। और इसके बाद जब ये अपने काम को पूरा कर लेती है तो फिर ये रात में जो है तरंगे बाहर निकलने लगती हैं। तो ये जब पृथ्वी से निकलती है तो इनको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, इनको निष्कासन कहते हैं, अर्थात पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी जैसे ठोस ग्रह से वापस निकलती है बाहर की ओर, इसलिए इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। कैसा रेडिएशन कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थात कि पार्थिव विकिरण। तो निष्कासन और परावर्तन में अंतर समझ में आया कि सूर्य से तो हमने ले लिया 100 यूनिट, अभी मैं आगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। और 65 यूनिट जो है कि पृथ्वी ने एब्जॉर्व किया, जो बाद में निष्कासन करेगी अपना यूज करने के बाद। लेकिन जो 35 यूनिट था दोस्तों, इसको क्या किया पृथ्वी ने? रिफ्लेक्ट कर दिया, अर्थात कि इसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि परावर्तित कर दिया, वापस भेज दिया जो है कि इसको यूज नहीं किया। बोला हमें 35% की आवश्यकता नहीं है, हम 65 यूनिट से ही काम चला लेंगे। अब यहीं से आपको एल्बिडो का मान मिलेगा और यहीं पे जो आपकी गतिज ऊर्जा है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने पढ़ा था कल की क्लास में, ये समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट से आपको समझाना मैं शुरू करता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ रही हो, पीडीएफ को आप परचेस करना चाहते हो, तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर जो मैं नोट कर रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज कर सकते हो, और वहां पर आप और भी अदर सब्जेक्ट्स की पीडीएफ ले सकते हो, जहां पर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, या फिर यही नंबर वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सॉरी, ये नंबर जो है कि थोड़ा सा सही करना, ये 636 है, ठीक है, 39 नहीं है, 636। इस नंबर पे आपको करना है व्हाट्सएप। चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं, क्योंकि यहां से आपको मेंस का एक अप्रोच और मेंस ओरिएंटेड जो प्रश्न बनते हैं उसके पीछे के क्या फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। हालांकि जिस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको बोरियत हुई थी, फिर आपने खुद ही कमेंट करके कहा बहुत सारे लोगों ने कि सर थर्ड लेक्चर से चीजें अब समझ में आने लगी हैं, और ऐसे प्रश्न विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज में, या फिर नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं, जो आपके नोट से सॉल्व भी हो रहे हैं। तो इसी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी का भी ये दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन है, और ये कहां से आ रही है दोस्तों? ये सन से आ रही है। और किस पे जा रही है? ये जो बॉक्स है, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी कैसी है? ठोस भी है, ठीक है, द्रव भी है, गैस भी है। पृथ्वी की अगर मैं आंतरिक संरचना की बात करूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी अंदर से ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, हर प्रकार के स्टेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थात कि पृथ्वी पे हर प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो पृथ्वी पे जो अणु होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं। भाई वाटर बॉडीज आपको द्रव के रूप में मिल रही है, स्थलखंड ठोस में मिल रहा है। वाटर बॉडीज जब हीट होती है, गर्म होता है, इवेपोरेशन होता है, तो उसमें गैस का भी निर्माण होता है। तो तीनों ही कंडीशन में अलग अलग चीजें होती हैं, तीनों ही कंडीशन में अणुओं की गति क्या होती है, अणुओं के आकर्षण बल क्या होते हैं, अणुओं की लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट क्या होती है, ये चीजें यहां पर आपको काम आएंगी जो कल की क्लास में कवर किया। तो यहां पर जब 100 यूनिट सूर्य से प्राप्त होने लगा पृथ्वी को, सूर्य से प्राप्त होने लगा पृथ्वी को, ठीक है, जब ये 100 यूनिट आपकी प्राप्त हुई तो पृथ्वी ने कहा कि सर हमें केवल 65 यूनिट की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 65 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन की। हमें 35 यूनिट की जरूरत नहीं है, हम 35 यूनिट आपको रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न करने के कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? परावर्तन किया गया। और वो किस फॉर्म में होती है? वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में ही होती है। और यहीं से एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो आपसे कई बार प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है। अब बात आती है कि पृथ्वी ने 65 यूनिट का क्या किया? 65 यूनिट को क्या अपने पास रखेगी? अगर ऐसा होता तो रोज रोज पृथ्वी जो है कि 65 यूनिट को अगर अपने पास यूज करेगी और अपने पास ही रखेगी अवशोषित करके, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो है कि बनी नहीं रह सकती, बल्कि पृथ्वी क्या होगी? फिर एक आग का गोला बन जाएगी, और ऐसे में बहुत अधिक गर्माहट हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पे जितने भी जैविक घटक वो सभी जल के खत्म हो जाएंगे। तो पृथ्वी ने कहा कि हम 65 यूनिट को अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि जब हमारे पृथ्वी के यूज करने के लिए जो 65 यूनिट का कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद हम कुछ रेडिएशन को बाहर निष्कासित करेंगे। तो यहां पर जितने भी अणु थे, ध्यान देना, अणु थे, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हुई? बढ़ने लगी, अर्थात संवेदनशील ऊर्जा बढ़ गई, और फिर तापमान में वृद्धि हो गई। कैसे हो गई भाई? जब अणुओं पर जो है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में 65 यूनिट का टेम्परेचर जब गिराया गया, सूर्य के द्वारा जो प्राप्त हुआ वो पृथ्वी पर यूज किया गया, तो इससे क्या हो गया? गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी। कैसे बढ़ेगी भाई? जो ठोस है, ठोस पदार्थ में गतिज ऊर्जा तो कम होती है, लेकिन वो पदार्थ जब गर्म हुआ तो हल्का द्रव के फॉर्म में पहुंचा, और द्रव का जो पदार्थ था, जो वाटर बॉडीज थी, जब वो गर्म हुई तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो गई। महासागर, नदी, झील, झरने, इस वजह से इनके बीच में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगा, और जिसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उसकी संवेदनशील ऊर्जा भी तो बढ़ेगी, और जब संवेदनशील ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब आपस में टेम्परेचर का मान बढ़ता जा रहा है। और ध्यान देना, फिर इसी 65 यूनिट को जब पृथ्वी यूज करने के बाद शाम के समय में निकालती है अपने पृथ्वी के
ग्रह से बाहर, तो इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में भी जानते हैं, और ये 65 यूनिट के रूप में ही बाहर निकलती है, तो इसको निष्कासन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा इस पूरे डायग्राम को, अब यहां पे क्या लिख रहा है कि वायु विकिरण यानी कि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, जहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि हीट का ट्रांसफर कैसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच रहा है और पृथ्वी से जो है कि वायुमंडल तक पहुंच रहा है। तो भाई विकिरण के माध्यम से, और विकिरण कौन सी, शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिसमें गामा रेज, यूवी रेज, फिर विजिबल रेज थी, इस तरीके से एक्स रेज थी, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स थी। तो ये सभी विकिरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या करें, हीट को ट्रांसफर कर रही हैं, जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे में पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है विकिरण के रूप में, बिकॉज निर्वात में यानी सन और अर्थ के बीच में कोई भी बैरियर नहीं है जिसके माध्यम से टकरा के आ रही हो। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये विकिरण ऊर्जा में चेंज हो जाती है। कैसे? सूर्य में जो एनर्जी बन रही होती है वो दो हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बनती है, और वो जो हाइड्रोजन के अणु बनते हैं तो हीलियम प्लस क्या बनते हैं, बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों एनर्जी बन जाती है। और ये जो दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं ये असल में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लिक होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी बननी थी ये नाभिकीय रूप में बननी थी, लेकिन जब सूर्य के पास ये एनर्जी स्टोर हुई तो उसने रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी पर भेजना शुरू कर दिया। इट मींस कि यहां पे जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो नाभिकीय ऊर्जा से विकिरण ऊर्जा में हो गया, और ऐसे में फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती गई लेकिन लैम्डा का मान गिरता चला गया। ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, विकिरण ऊर्जा में फ्रीक्वेंसी बढ़ी और लैम्डा का मान गिर गया। यहां पर अगर हम आगे देखें तो मैंने लिखा है कि पृथ्वी के परावर्तन में हमने शॉर्ट वेव रेडिएशन को क्या किया, रिटर्न भी किया। जो हमने रिटर्न किया वो था आपका 35 यूनिट, और जिससे क्या हुआ कि पृथ्वी के टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब हम 65 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे पृथ्वी के जो तापमान में परिवर्तन होगा वो केवल 65 यूनिट से ही तो होगा, तापमान में वृद्धि या कमी। लेकिन जो हम पृथ्वी पर यूज ही नहीं कर रहे हैं, जिसका हम परावर्तन कर दे रहे हैं 35 यूनिट का, इससे तो हमारे पृथ्वी के तापमान में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। और प्रीलिम्स में यूपीएससी यही प्रश्न पूछता है कि क्या 35 यूनिट का परावर्तन करने से पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि नहीं। वहीं जो शॉर्ट वेव रेडिएशन अवशोषित की जाती है लगभग 65 यूनिट, इससे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, संवेदनशील ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जो है कि पृथ्वी का बढ़ जाता है। और फाइनली जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका प्रयोग करके जब निष्कासन किया जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो इसे हम पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। तो पृथ्वी किस रूप में विकिरण को बाहर निकालती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। अब यहीं पे एक एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आता है। एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक जिसे हम कहते हैं, अर्थात कि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। इसका फॉर्मूला ये होता है कि पृथ्वी के द्वारा जितनी भी परावर्तित की गई है शॉर्ट वेव रेडिएशन और कुल जितनी प्राप्त की गई है शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो भाई सूर्य के द्वारा जो दी गई थी पृथ्वी को, ठीक है, ध्यान से समझना, वो थी 100 यूनिट, ठीक है, जो पृथ्वी ने प्राप्त की। लेकिन इसमें से उसने क्या किया, 35 यूनिट को जो है कि वापस भेज दिया। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.35 या 35% के रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सामान्यतः ये फिक्स होता है कि पृथ्वी की जो औसत परावर्तिता होती है ये 0.35 या 35% होती है। अब ये परिवर्तित भी हो सकती है। मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी परावर्तित कर रही है केवल 25% या 25 यूनिट, तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी अब 75 यूनिट को कंज्यूम कर रही है, और कंज्यूम अगर 75 कर रही है यानी कि टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाएगा। पृथ्वी का जब मान बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगी। तो ये सारी समस्याएं जो है कि पृथ्वी की जो औसत परावर्तिता है एल्बिडो से कनेक्टेड है। अब एल्बिडो का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि भाई एल्बिडो टेम्परेचर का अपोजिट होता है, टेम्परेचर का अपोजिट होता है। और यहां पर आप समझ पाओगे कि क्यों हमें जाड़े में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए जबकि गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि एल्बिडो कहता है कि अगर एल्बिडो का मान ज्यादा है यानी पृथ्वी के द्वारा शॉर्ट वेव रेडिएशन का परावर्तन ज्यादा है, अर्थात कि मैं कहूं कि अगर 35 से बढ़कर ये 40% तक पहुंच जाए तो भी, या 40 यूनिट तक, अर्थात कि परावर्तन ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी अवशोषण कम करेगी, अब केवल और 60 करेगी, और 60 यूनिट करेगी अगर 65 से घट के, तो पृथ्वी का तापमान भी जो है कि कम रहेगा। इट मीन्स कि तापमान कब कम होगा, जब एल्बिडो का मान ज्यादा होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि पृथ्वी का तापमान कम है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का एल्बिडो ज्यादा है, अर्थात पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएशन है उसका परावर्तन ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन ये दो चीज पे निर्भर करती है
कि कब पृथ्वी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को रिटर्न किया जाएगा शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, यानी एल्बिडो का मान कब होगा, जब किसी भी सतह का रंग कैसा होगा, हल्का होगा। दूसरा, वह सतह कैसी होगी, चिकनी होगी। तो ऐसे में एल्बिडो का मान या परावर्तिता का मान ज्यादा होगा। अब जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आपने काले रंग का कपड़ा पहना है तो कहीं ना कहीं सतह का रंग कैसा हो गया, हल्का नहीं है बल्कि गाढ़ा रंग है, और ऐसे में आपका परावर्तिता गुणांक कम हो जाएगा, बल्कि आप काले रंग में जो है कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा ग्रहण करोगे। ज्यादा ग्रहण करने से आपको ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए ठंड में हमें धूप मिलनी चाहिए, इसलिए हम डार्क कपड़े पहनते हैं। लेकिन गर्मी में हमें धूप कम मिले इसलिए हम हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के या पिंक कलर के, हल्के रंग के जो होते हैं, क्योंकि सतह का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है एल्बिडो के मान को। अगर सतह का रंग हल्का है तो एल्बिडो का मान ज्यादा है, यानी कि परावर्तिता ज्यादा होगी, 35 से 40 यूनिट तक भी हो सकती है। दूसरा होता है सतह का चिकनापन, यानी अगर सतह चिकनी है तो ये दोनों मिला लोगे तो एल्बिडो का मान ज्यादा होगा। एल्बिडो का मान ज्यादा होगा अर्थात कि पृथ्वी का टेम्परेचर कम होगा। कैसे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि एक काली मृदा है, एक लाल मृदा है और एक रेतीली मृदा है। हमारे पृथ्वी पर मुख्य रूप से मृदा को ही हम देखते हैं कि बहुत बड़ी ये सतह होती है जिसपे सूर्य की किरणें आती हैं। आप देखो कि काली मिट्टी या लाल मिट्टी गाढ़े रंग की होती है, लेकिन रेतीली मिट्टी हल्के रंग की होती है, यानी जितना भी रंग हल्का रहेगा इसका एल्बिडो का मान ज्यादा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान या जितने भी रेतीले क्षेत्र होते हैं वहां पर पृथ्वी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एल्बिडो को रिटर्न कर दिया जाता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिटर्न कर दिया जाता है, क्योंकि उसका रंग हल्का होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम देखें कि चौड़ी पत्ती के वृक्ष, छोटी पत्ती के वृक्ष और नुकीली पत्ती के वृक्ष, अगर आप वृक्षों का रंग देखोगे पत्तियों का तो ये सामान्यतः हरा रंग होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे सतह इतनी चौड़ी है, एक पत्ते की रंग की हरे रंग की, एक पत्ता इतना छोटा है और एक पत्ता बिल्कुल इतना छोटा सा है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कौन करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा अवशोषण कौन करेगा, अवशोषण ये करेगा। लेकिन सबसे कम अवशोषण करेगा बिल्कुल छोटे पत्ते, और छोटे पत्ते किसमें होते हैं, नुकीली जो पत्तियां होती है, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जो पर्वतों पठारों पर जो है कि मिलते हैं, आपको टुंड्रा वनस्पति मिलती है, एल्पाइन वनस्पति मिलती है, वहां पर अवशोषण कम होगा और जिससे एल्बिडो का मान ज्यादा होगा, यानी रिटर्न ज्यादा होगी। तो यहां पर आप देखोगे कि इनके सरफेस का क्षेत्रफल कितना है। अगर मान लो कि आपके जेब में केवल एक काला रंग का छोटा सा रुमाल है, तो हो सकता है आपका काला रुमाल जो है कि वह थोड़ा सा एरिया जो है कि कवर करेगा और ज्यादा धूप खींच लेगा। लेकिन अगर पूरी बॉडी पे आपने काला कपड़ा पहना, नीचे भी पैंट ऊपर भी शर्ट ब्लैक कलर की, तो ऐसे में सूर्य का रंग ज्यादा खींचेगा और सूर्य जो है कि ज्यादा आपको गर्म रखेगा। वहीं अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि सतह चिकनी का कैसे कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो यहां पर देख लो, अगर मैं कहूं हिमाच्छादित सतह की बात करूं, एक हिमनद की बात करूं और एक प्रदूषित हिम की बात करूं, तीनों ही हिमाच्छादित सतह हैं। लेकिन हिमाच्छादित सतह और हिमनद जो दानेदार बर्फ होता है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो एक चिकनी सतह का बर्फ होता है हिमाच्छादित सतह और एक होता है दानेदार बर्फ। तो जितनी चिकनी सतह होगी उसका एल्बिडो का मान ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, हिमनद दानेदार और प्रदूषित हिम, यानी बर्फ के साथ साथ अन्य पदार्थ होंगे जो कि रंग को प्रभावित करेंगे, तो यहां पर आप देखोगे कि इन दोनों में मैंने ऊपर के दोनों में कंपैरिजन किया है सतह आधारित। तो कौन एल्बिडो ज्यादा रिटर्न करेगा, ये वाला ज्यादा रिटर्न करेगा, एल्बिडो का मान यहां ज्यादा होगा क्योंकि चिकनी सतह है। लेकिन अगर लास्ट के दो में कंपैरिजन करूं इन दोनों में, तो ये रंग आधारित है और रंग किसका हल्का है, दानेदार बर्फ का रंग हल्का है जबकि इसका गाढ़ा है, तो इसका एल्बिडो का मान ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एल्बिडो का मान ज्यादा होगा तो नो डाउट टेम्परेचर का मान कम होगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है कि कम गर्म रहेगी, पृथ्वी जो है कि थोड़ी गर्म कम रहेगी। तो ये आपको एल्बिडो के मान में समझ में आ गया होगा। अब जरा इसका व्यावहारिक प्रयोग अगर हम बात करें कि हम देखते हैं कि सर हम बादलों को देखते हैं जाड़े के समय में या गर्मी के समय में या बरसात के ऋतु में बादल बने हुए दिखते हैं, तो इसका कैसे जो है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं एल्बिडो से। मैं कहता हूं कि अगर बादलों की सघनता होती है, ध्यान से समझना, मैं अगर कहूं कि बादलों की सघनता अगर ज्यादा है तो एल्बिडो का मान जो है कि कैसा होगा और तापमान कैसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बादलों की अगर सघनता की बात करूं, एल्बिडो की बात करूं और तापमान की बात करूं, तो ये कैसे जो है कि एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ये जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अगर आप देखोगे कि बादल कहां पर बन रहे हैं, तो इसको छोड़ो, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा है, इन डे। इन डे का मतलब दिन के समय की अगर हम बात करें, और दिन में हमें सूरज देखने को मिलता है। ये आपका क्या है, वाटर बॉडीज है, और ये आपका क्या है, स्थल खंड है। ये क्या है दोस्तों, स्थल खंड है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो स्थल खंड है और ये वाटर बॉडीज है, ये वाला एरिया कैसा होगा, तटीय क्षेत्र होगा, कोस्टल एरिया होगा, जिसे हम लोग बीच भी कह देते हैं। जैसे गोवा बीच हो गया, कन्नड़ बीच हो गया और तमिलनाडु के बीच हो गए, तो यहाँ पर
सामान्यतः तट के किनारे वाले क्षेत्र हम कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं वो इन वाटर बॉडीज के ऊपर से क्या करती हैं, नमी को अवशोषित करती हैं। और ऐसे में कोस्टल रीजन के पास बारिश कराने के लिए उनके पास पर्याप्त दशाएं होती हैं। बस क्या होना चाहिए कि ऊपर खुले आसमान में जो है कि बादलों का निर्माण होना चाहिए, बादलों का निर्माण होना चाहिए। और ऐसा होता है कि बादलों का निर्माण हो रहा है। और जबकि अगर हम इसी कोस्टल रीजन से दूर आते हैं स्थल खंड की ओर, जहां पे मौसम साफ है और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है यानी कि गर्माहट ज्यादा है, यहाँ पे बादलों का निर्माण नहीं है कि हम बारिश करा सकें। तो यहाँ पर आप बताओ एल्बिडो का मान कैसा होगा। भाई जब बादलों की सघनता ज्यादा है, बादलों की सघनता ज्यादा है, तो यहाँ पे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो इन्हीं बादलों में ही फंस जाएंगी या फिर यहीं से वो रिटर्न हो जाएंगी। और ऐसे में यहाँ पे टेम्परेचर सामान्यतः कम देखने को मिलेगा। आप ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे कि यहां से एक पूरी लाइन आ रही थी टेम्परेचर की, लेकिन आगे चल के ये लाइन टूट गई यानी बिखर गई, अर्थात कि जो रेडिएशन आ रही थी वो कम मात्रा में आने लगी, जिससे ऊष्मन का दर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर का मान यहाँ पर कम हो गया। लेकिन वहीं यहाँ पे जो सूर्य था इसने किसी बैरियर के बिना डायरेक्टली जो है कि जितनी भी रेडिएशन आ रही थी वो सारी की सारी पृथ्वी पर भेजी, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि एल्बिडो का मान कहां पे ज्यादा होगा। आप देखोगे कि कोस्टल एरिया के पास जहां पे बादल की सघनता ज्यादा है वहां पे एल्बिडो का मान ज्यादा होने से टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन जहां पे बादलों की सघनता नहीं है अर्थात मौसम साफ है, तो यहाँ पे एल्बिडो का मान अधिक होने से हमने क्या देखा कि यहाँ पर एल्बिडो का मान अधिक कहां होगा, यहाँ पे तो एल्बिडो का मान कम हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी ने ज्यादा अवशोषण किया, जिसकी वजह से टेम्परेचर अधिक हो गया। तो ये तो थी दोस्तों दिन की कहानी, ध्यान से समझना क्योंकि यहीं से आपको ग्लोबल वार्मिंग का भी कहानी समझ में आ जाएगी। ये तो थे दिन की कहानी। तो दिन में जो है कि जो खुला मैदान होता है, जो स्थल खंड होता है जहां पे बादल वगैरह नहीं बन रहे होते हैं या तट के किनारे नहीं होते वो क्षेत्र, वहां पर तो टेम्परेचर बहुत अधिक बन रहा होता है। लेकिन अगर यही चीज हम रात में देखें सेम कंडीशन में, तो रात में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखोगे कि बादलों का निर्माण अभी भी है, ठीक है, बादलों का निर्माण अभी भी है। और यहाँ पे देखो इन नाइट लिखा है मैंने, अर्थात कि रात की बात लिखी है। तो यहां पर भी सेम कहानी है। तो यहां पर क्या होता है कि रात में सामान्यतः पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अपनी पार्थिव विकिरण को बाहर निकालती है, पृथ्वी की परतों से बाहर निकालती है खुले वायुमंडल में। मान लीजिए ये एक वायुमंडल है, ठीक है, ये इस तरीके से वायुमंडल है। अब क्या हुआ कि जो पृथ्वी की किरणें बाहर निकलने लगी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, लेकिन बादलों की सघनता की वजह से वो किरणें फिर वापस वहीं पर लौट आई, फिर वापस वो वहीं पर लौट आई और ये लौट कर कुछ इस तरीके से आ जाती है वापस पृथ्वी पर। तो यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, अर्थात कि यहाँ पे गर्माहट महसूस होती है, अर्थात शीतलन दर यहाँ पे कम होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रात के समय जहां पे बादलों का निर्माण था तो दिन में धूप जो है कि बहुत कम पहुंची, जिससे तापमान कम रहा। लेकिन जो भी तापमान आ पाया 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री मान लो आ गया रात दिन में बादलों की सघनता के कारण, और जबकि यहां पे आया था मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहां जो तट के किनारे 15 डिग्री सेल्सियस ही तापमान पहुंचा था वो वापस न जा पाने की वजह से करीब करीब वहीं बना रहा और 13 डिग्री सेल्सियस ही बना रहा। 2 डिग्री बस बाहर निकल पाया, अर्थात यहाँ पे ठंडक कम थी, टेम्परेचर उतना ही बना रहा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट आप देखोगे कि जहां खुला मौसम था वहां पर क्या था, सारी की सारी रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर चली गई पृथ्वी की परतों से और ये वायुमंडल में जाके प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से यहाँ पे रात में ठंड का मान बढ़ गया, अर्थात शीतलन दर बढ़ गया। और जो टेम्परेचर यहाँ पे दिन में 25 डिग्री सेल्सियस था वो रात में गिर के हो सकता है कि 13 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि अगर बादलों की सघनता होती है तो एल्बिडो के मान से तापमान पे क्या असर पड़ता है आपने देखा। भाई बादलों की सघनता थी, एल्बिडो का मान ज्यादा था, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे दिन में कम रहा। लेकिन रात में भी देखोगे तो कोई टेम्परेचर जो है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता दिन की अपेक्षा, क्योंकि भाई बादलों की सघनता की वजह से ये किरणें वापस भी तो नहीं जा पाई, जो भी हमारा टेम्परेचर हुआ गर्म वो वापस भी नहीं जा पाई, प्रतिलोम विकिरण हो गया। लेकिन वही खुले मैदान में जितना अधिक हमने टेम्परेचर को ग्रहण किया उतना ही अधिक हमने रिटर्न भी कर दिया। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए इतना मैं अगर आपको समझाने के लिए मेहनत कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और जहां पर चीजें नहीं समझ में आती हैं वहां आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं वहां पे रिप्लाई भी करता हूं। आप जितने भी कमेंट हैं किसी भी वीडियो पे आप देख लो, हर जगह मैंने रिप्लाई किया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई करता हुआ मिलता हूं। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला दैनिक तापांतर और दैनिक तापांतर के बारे में। देखो दिन का जो औसत तापमान होता है उसमें से जो रात का औसत तापमान घटा देते हैं, इसी को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, अर्थात कितना तापमान में अंतर हुआ।
अगर मैं आपसे कहूं कोस्टल रीजन में दिन में था यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस और रात में यहाँ पे था 13 डिग्री सेल्सियस। कितना अंतर आया? केवल 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया दैनिक तापांतर। यानी ये पूरे दिन भर का जो है कि प्रत्येक दिन 24 घंटे में इतना ही अंतर आता है। लेकिन अगर मैं खुले मैदान की बात करूं जो तट से दूर है, यहाँ पे अगर दिन में 25 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे रात में 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो लगभग आप देखोगे कि 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिला। 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिला, यानी यहाँ पे दैनिक तापांतर ज्यादा है। तो क्या कंक्लूजन निकला आपका कि तट के समीप दैनिक तापांतर कम होता है, यानी अंतर बहुत कम होता है, जितना दिन में होता है उतना ही रात में होता है 1-2 डिग्री घटा के। लेकिन तट से दूर हटके खुले मैदान में दिन का तापमान और रात के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि राजस्थान जैसे क्षेत्र में जितनी तेजी से दिन में धूप निकलती है, जितना तेजी से दिन का क्षेत्र गर्म होता है दिन में, उतनी ही तेजी से रात में वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहां पे बादल का निर्माण नहीं होता है। तो सारा का सारा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में सारी गर्माहट जो है कि गर्म किरणें बाहर निकल जाती हैं और तापमान अचानक से गिर जाता है। तो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन निकलेगा कि दैनिक तापांतर कब ज्यादा होगा? जब जलवाष्प की मात्रा या बादलों की सघनता कम होगी। ये इनवर्स रिलेशन यही तो कह रहा है। कहने का मतलब हो गया कि आप देखोगे दैनिक तापांतर कब होगा, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस कब ज्यादा निकलेगा? 25 से 15 डिग्री, जब वहां पे जलवाष्प की मात्रा या बादलों की सघनता कम होगी। भाई इनवर्स रिलेशन तो ये करा। और इस जगह पे देखोगे खुले क्षेत्र में यहाँ पे बादलों की सघनता या जलवाष्प की मात्रा कम थी, तो इसलिए यहाँ पे दैनिक तापांतर ज्यादा देखने को मिला। दिन में 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला और रात में 13 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। लेकिन अगर मैं कहूं जहां पे जलवाष्प की मात्रा या सघनता बादलों की ज्यादा होगी, वहां पे दैनिक तापांतर कम होगा। तट के समीप आपने देखा बादलों की सघनता ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस हुआ, केवल 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। यानी यहाँ पर दैनिक तापांतर कम हुआ क्योंकि बादलों की सघनता का मान ज्यादा हुआ। यही तो इनवर्स रिलेशन कह रहा है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर कहना चाहूं आपको कि जहां पे सघन बादल या घने होंगे वहां पे दैनिक तापांतर कैसा होगा? तट के समीप अधिकांशतः, मतलब कि वहां पे दैनिक तापांतर क्या होगा? कम होगा, अधिकांशतः ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप तट से दूर जा रहे हो जहां पे जलवाष्प की मात्रा कम है या बादलों की सघनता कम है, वहां पे दैनिक तापांतर आपको सामान्यतः क्या देखने को मिलेगा? अधिक देखने को मिलेगा। यानी दिन में ज्यादा तापमान और रात में कम तापमान। तो अब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि जो हीट के ट्रांसफर का जो मेथड था, जिसको हम लोगों ने कहा रेडिएशन मेथड। कौन सा मेथड कहा? रेडिएशन मेथड, जो सामान्यतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है और इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो सूर्य से आने वाली होती है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं और जो पृथ्वी से वापस निकलती है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस देखी, बादलों की सघनता में इनकी इंपॉर्टेंस देखी, एल्बिडो के मान को इनकी इंपॉर्टेंस में देखा। तो ये तो एक मेथड हमने अभी कंफर्म किया। अभी 2 मेथड हमारे और बच रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जो है कि चालन, संवहन और अभिवहन 3 बच रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पर आप चालन के बारे में जरा समझ लो। देखो अभी जो हम पढ़ रहे थे विकिरण, जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। लेकिन अब चालन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कणों का विस्थापन की अनुपस्थिति में ही, यानी संपर्क विधि से चीजें गर्म होती हैं, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण को हम चालन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हमें एक जगह से हीट का ट्रांसफर करना है तो इसमें हम कणों का स्थानांतरण नहीं करेंगे, बल्कि संपर्क मेथड से ही जो है कि इसको गर्म कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ लोहे की अगर कोई रॉड है, मान लेते हैं एक लोहे की रॉड है बड़ी सी, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कि जैसे एक लोहे की रॉड है, यहां पर मैंने इस तरफ से जो है कि एक आग लगाई, जो है कि कुछ इस तरीके से आग लगाती है मैंने, यहाँ का एरिया जो है कि गर्म होकर लाल हो रहा है। क्या हो रहा है? लाल होता जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि आपने रॉड को यहाँ पकड़ रखा था, धीरे धीरे ये संपर्क मेथड से क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो है कि यहाँ पे ये वाला भी एरिया गर्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कणों का तो विस्थापन नहीं हुआ, लेकिन संपर्क मेथड से ऊष्मा का ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये रही पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के नजदीक कुछ ना कुछ वायु होती है, हालांकि पृथ्वी पर तो वायु होती है क्योंकि हम निर्वात में तो रहते नहीं, कोई ना कोई वायुमंडल होता है। और यहाँ पर चालन के माध्यम से जो संपर्क वाली वायु होती है ना, वो गर्म हो जाती है। पृथ्वी के सतह के संपर्क की वायु क्या होती है? गर्म होती रहेगी अगर टेम्परेचर का मान बढ़ता रहेगा। तो जो पृथ्वी के सतह पर जो वायु पाई जाती है वो क्यों गर्म होती है? इसलिए गर्म होती है क्योंकि वो चालन के मेथड को फॉलो करती है, जिसमें कणों का विस्थापन तो नहीं हो रहा है। हीट को ट्रांसफर करने के लिए पृथ्वी ऊपर उठ के नहीं आ रही है, बल्कि उसके संपर्क में रहने वाली जो वायु है वो ऑटोमेटिकली वहां से
गर्म हो जा रही है, जिसका एग्जांपल मैंने लोहा दिया। अब दूसरा एक मेथड होता है कन्वेक्शन, जिसका सबसे अधिक हमारे यहाँ प्रयोग होता है, जिसको हम लोग संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन। अच्छा, संवहन और अभिवहन दोनों की एक विशेषता होती है कि इसमें कणों का विस्थापन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो गर्म वाले कण जाएंगे, तब जो है कि दूसरी जगह के क्षेत्र को गर्म करेंगे। अर्थात यहाँ पे कणों के विस्थापन से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन में कणों के विस्थापन नहीं होते हैं, कणों का विस्थापन नहीं होता है, और संपर्क मेथड से जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन अगर संवहन और अभिवहन की बात करूं तो यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कणों के विस्थापन द्वारा। फर्क क्या होता है कि जो संवहन मेथड होता है ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन करता है, अर्थात संवहन कहते हैं, और ये जो अभिवहन होता है ये क्षैतिज विस्थापन होता है, जिसको हम लोग अभिवहन कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल को अगर मैं समझाना चाहूं तो मैंने आपको कल वायु का आरोहण और अवरोहण बताया था। वायु का आरोहण का मतलब होता है दोस्तों वायु का ऊपर जाना, और कैसे? गर्म होकर जब वायु हल्की होती है तो ऊपर जाती है। और वायु का जो अवरोहण मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है वायु का नीचे आना, और नीचे आने वाली वायु कैसी होती है? सामान्यतः ठंडी वायु होती है। कैसी वायु होती है? नीचे आने वाली ठंडी वायु होती है। तो यहां पर आप देखोगे कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है, अर्थात वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह कुछ इस तरीके से या तो ऊपर आएगी या तो नीचे जाएगी। अर्थात या तो वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जाने का मतलब वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर जाएगी, वायु का आरोहण हो रहा है, या फिर वायु नीचे आएगी, वायु ठंडी होगी, भारी होगी और वो नीचे आएगी। तो इसे हम वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से जो वायु की तरंगे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, जिनके अणु या जिनके कण विस्थापित हो रहे हैं, और इसके माध्यम से जो है कि वो दूसरी जगह के एनवायरमेंट को गर्म कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी से एक वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है, तो अब इसने ये वाला एनवायरमेंट को गर्म किया कि नहीं किया? वायुमंडल को, इस वाले एनवायरमेंट को गर्म कर दिया, अर्थात ये संवहन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसमें क्या था? वायु का जो कण था वो विस्थापित हो गया, जो पहले यहाँ पे गर्म था अब वो ऊपर जाके गर्म होने लगा, या फिर ऊपर की ठंडी वायु नीचे आने लगी, ठीक है, भारी वायु, और इसने यहाँ पे अब ठंडा माहौल पैदा कर दिया पृथ्वी की तट पर या पृथ्वी की सतह पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संवहन में क्या हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? कणों का स्थापन भी हो रहा है, यानी कण एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन जब यही हवाएं आपको समुद्र तटे स्थल खंड की ओर आती हुई दिखती हैं, या स्थल खंड से समुद्र की ओर जाती दिखती हैं, जिसको हम लोग क्षैतिज प्रवाह कहते हैं, वायु का क्षैतिज प्रवाह। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत का ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो है कि समुद्र आपको देखने को मिल जाता है साइड में, इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी, समुद्र से आने वाली स्थल खंड पे हवाएं, या फिर स्थल खंड से चलने वाली हवाएं जो समुद्र की ओर जाएंगी, तो इनका विस्थापन कैसा हो रहा है? क्षैतिज दिशा में हो रहा है। इनका विस्थापन कोई ऊर्ध्वाधर नहीं हो रहा है, बल्कि क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो इन्हें हम वायु न कह के इन्हें हम पवन कहते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, भूविक्षेपी पवन भी कह सकते हैं, या स्थानीय पवन भी कह सकते हैं, समुद्री पवन भी कह सकते हैं। समुद्री पवन का मतलब जो समुद्र से चलती है स्थल की ओर, और स्थानीय पवन का मतलब होता है जो स्थान यानी कि लोकल एरिया से चलती है समुद्र की ओर। तो इनमें भी क्या होता है? एक जगह से दूसरी ओर पवन जा रही है, गर्म पवन ठंडे क्षेत्र में जा रही है, ठंडी पवन गर्म क्षेत्र में आ रही है, जो कि कणों का विस्थापन हो रहा है, और इसे हम अभिवहन कहते हैं। तो दोनों में जो अंतर होता है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन अगर होगा तो संवहन, अगर क्षैतिज प्रवाह होगा या क्षैतिज विस्थापन तो उसे हम अभिवहन कहते हैं। और दोनों में ही कणों का विस्थापन होता है। और चालन में क्या होता है? कणों का विस्थापन नहीं होता है, और संपर्क मेथड से यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि वायु की जो निचली परत होती है, अर्थ जो पृथ्वी है उसकी जो निचली सतह होती है, उस सतह के संपर्क में आने वाली वायु हमेशा गर्म रहती है, वो संपर्क के माध्यम से रहती है। तो यहाँ पर आपने 4 पैटर्न को सीख लिया। एक आपने विकिरण के बारे में पढ़ा कि कैसे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट वेव रेडिएशन की क्या उपयोगिता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन की क्या है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके साथ चालन को हमने समझा, संवहन को, अभिवहन को। अब आपने समझ लिया होगा कि वायु हमेशा या तो आरोहण करते हुए ऊपर जाएगी या अवरोहण करते हुए नीचे आएगी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है, तो ये संवहन हो गया। और अगर वही वायु पवन के रूप में स्थल से समुद्र की ओर जा रही है या फिर समुद्र से स्थल की ओर जा रही है तो उसे हम अभिवहन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अभिवहन कह देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की इंपॉर्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगी, इन दोनों की ही इंपॉर्टेंस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में, अगर हम और आगे चीजों को देखना चाहें। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को समझोगे जिसे हम हीट एनोमेलाई या हीट बजट भी कहते हैं। अब जैसे अगर हम साइंस से ज्योग्राफी की तरफ जा रहे हैं, इस जरा छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। देखो साइंस में क्या होता है, हमने हीट पढ़ते हैं, हीट के स्थानांतरण के मेथड को पढ़ते हैं। 4 प्रकार के मेथड पढ़े, विकिरण पढ़ लिया, चालन पढ़ लिया, संवहन पढ़ लिया और अभिवहन पढ़ लिया। ये साइंस में हमने चीजें पढ़ ली। अब इस साइंस का यूज हमें ज्योग्राफी में करना है।
आखिर मैंने पहले ही बताया था ना कल के लेक्चर में कि किस प्रकार से हीट एनर्जी का ही एक रूप है और जो सूर्य से बनता है जो कि एक केमिकल एनर्जी होती है। अभी मैंने बताया भी कि हाइड्रोजन 2 न्यूक्लियर है या केमिकल कह दो। तो कैसे साइंस का यूज अब हम ज्योग्राफी में करते हैं विजिबल रेंज के रूप में, रेज के रूप में, रेडियो वेव्स के रूप में। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो साइंस की हीट थी, ऊष्मा थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई। ये जो साइंस की हीट थी यानी इसको ट्रांसफर करने के लिए 3-4 मेथड का प्रयोग किया। विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निर्वात में, चालन, संपर्क मेथड जिसमें कणों का विस्थापन नहीं था, संवहन जिसमें कणों का विस्थापन तो है लेकिन ऊर्ध्वाधर होगा, या तो वायु का आरोहण या फिर वायु का अवरोहण होगा। फिर चौथा था अभिवहन जिसमें पवन के रूप में होगा, अर्थात कि क्षैतिज प्रवाह होगा, या तो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी या समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। अब इससे जब हम ज्योग्राफी में एंट्री करते हैं ना तो यहाँ पर हमें एक हीट बजट की संकल्पना देखने को मिलती है, या फिर भूमंडलीय विकिरण संतुलन, ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस देखने को मिलता है कि किस प्रकार से ग्लोबल रेडिएशन को बैलेंस रखा जाता है। अभी जो आपने पूरा का पूरा जो डायग्राम पढ़ा था एल्बिडो वाला, अब वो पूरी तरीके से आप यहाँ पे यूनिट का डायवर्जन पढ़ोगे, एक एक चीज को पढ़ोगे कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से जो है कि आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। अगर आप इस पूरे यूनिट को समझ गए तो आप ये समझो कि आपने टेम्परेचर वाले टॉपिक को, स्पेशली ज्योग्राफी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तापमान, जो कि 50 to 60% जो है कि उसको प्रभावित करता है। लेकिन टेम्परेचर में भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसे समझ लिया तो ये समझ लो टेम्परेचर का 50% चीजें आपने कवर कर ली। फिर वहीं से उन सब चीजों को जो है कि मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सूर्य से हमने कितना लिया दोस्तों, 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन लिया और पृथ्वी के पास आ रहा था। अच्छा, पृथ्वी के पास आने पे हम क्या करते थे, लगभग 35 यूनिट जो है कि क्या करते थे, शॉर्ट वेव रेडिएशन को ही रिटर्न कर देते थे, और बाकी जो 65 यूनिट यूज करते थे। अब इसको जो है कि हम पूरा ज्योग्राफी के फॉर्म में बताएंगे। अभी इससे पहले मैंने आपको साइंस के फॉर्म में बताया कि अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, संवेदनशील ऊष्मा बढ़ जाती है या संवेदनशील ऊर्जा, और जिसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का। एल्बिडो के कॉन्सेप्ट वगैरह की भी हमने बात की थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी के फॉर्म में। तो जरा देख लेते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में 100 यूनिट आ रही है तो इसका हम डिवीजन करते हैं। तो 35 यूनिट का तो हम परावर्तन कर देते हैं। इस 35 यूनिट से क्या कुछ फर्क पड़ा, हम कहेंगे कि पृथ्वी के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो 65 यूनिट है इसका हमने अवशोषण कर लिया। इस 65 यूनिट से कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि होगी, कमी तो होगी नहीं, क्योंकि हम तो हीट को कवर कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट वेव रेडिएशन जो 65 यूनिट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे तापमान में परिवर्तन होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी समझना होगा, क्योंकि ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये जो पूरा बॉक्स है, इससे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आईएएस एग्जाम और अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन से लेकर लॉन्ग वेव रेडिएशन के बीच के प्रोसेस के बारे में। तो जैसे पहला स्टेटमेंट बन जाता है कि जो 35 शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो 35 यूनिट का परावर्तन किया था, ये किन किन माध्यमों से होता है। तो पहली चीज तो वायुमंडल से 31 यूनिट का परावर्तन होता है, और पृथ्वी की सतह से भी 4 यूनिट का हो जाता है। समझने का मतलब करिएगा कि ये आपको अर्थ दिख रही है, और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये आपको वायुमंडल दिख रहा है। इस वायुमंडल में धूल कण वगैरह भी पाए जाते हैं, घने बादल भी पाए जाते हैं, और भी जो है कि हानिकारक गैसेस वगैरह ये सब पाई जाती हैं। तो इनसे टकराने के बाद जो है कि 35 यूनिट तो वापस, मतलब 35 में से 31 यूनिट यही वापस कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे कुछ यूनिट जो है कि यहाँ पृथ्वी तक आ भी जाती है ना क्रॉस करके, तो इसमें से पृथ्वी भी 4 यूनिट क्या करती है, रिटर्न कर देती है। पृथ्वी भी 4 यूनिट कर देती है। तो टोटल हुआ कि वायुमंडल में 31 यूनिट और 4 यूनिट जो है कि पृथ्वी की सतह, ये 35 यूनिट जो है कि रिटर्न हो जाते हैं। अगर हम वायुमंडल में देखें तो 27 यूनिट बादल कर देते हैं, जो घने बादल वगैरह रहते हैं, और 4 यूनिट जो है कि धूल कण होते हैं, इनके द्वारा पूरी तरीके से रिटर्न हो जाता है। तो सिंपल प्रोसेस आपको समझना है कि जो 35 यूनिट का रिफ्लेक्शन होता है, रिटर्न होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन में, जिसमें 4 यूनिट पृथ्वी की सतह करती है और 31 यूनिट वायुमंडल। लेकिन उस वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं वो केवल 4 यूनिट रिटर्न करते हैं, और 27 यूनिट बादल करते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कोस्टल रीजन पे। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब बात करते हैं हम एब्जॉर्ब की। जो एब्जॉर्ब होता है जरा उसको हम डिटेल से समझते हैं। इस 65 यूनिट में अगर आप देखोगे तो 18 यूनिट जो है कि वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इन 18 यूनिट से वायुमंडल का तापमान क्या होता है, गर्म रहता है। कैसा रहता है, गर्म रहता है। लेकिन 47 यूनिट की बात करेंगे, इस 47 यूनिट की, ये पृथ्वी की सतह डायरेक्टली जो है कि ग्रहण कर लेती है। ध्यान से समझना कि 47 यूनिट पृथ्वी डायरेक्ट ग्रहण कर रही है और 18 यूनिट वायुमंडल कर रहा है। तो वायुमंडल तो 18 यूनिट से गर्म हो ही गया, लेकिन जो 47 यूनिट से जब ये निष्कासित होंगी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो ये भी वायुमंडल में ही जाएंगी और वायुमंडल से जो है कि गर्म होती है।
अब जरा यहाँ पर एक डायग्राम को मैं दिखाना चाहूंगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा लिखा होगा, आपको कम चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन एक एक करके हम समझेंगे तो आप मेरे साथ समझ लोगे। मैं अगर आप कहोगे तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, कलर तो वैसे रेड ही कलर सही है। देखिए ये रही, मैंने एक अर्थ बना दी थी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अर्थ को ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये हमने एक पृथ्वी बनाई थी, क्योंकि हमारी पृथ्वी हरी भरी होनी चाहिए, प्रकृति के प्रेमी हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्थ ने कितना एब्जॉर्ब किया शॉर्ट वेव रेडिएशन के मामले में, अगर आप देखोगे कि पूरा का पूरा इसने कितना कर रखा है, 65 यूनिट में से 18 यूनिट वायुमंडल करता है और 47 यूनिट हमारी पृथ्वी जो है कि एब्जॉर्ब करती है। प्लस का सिंबल लगा रखा मैंने, इसका मतलब हुआ प्लस के सिंबल का मतलब कि जो 47 यूनिट है वो तो हमारी जो है कि पृथ्वी ने ग्रहण कर लिया, ये बात ठीक है। और 18 यूनिट जो है कि हमारे वायुमंडल में है, ये रहा हमारे वायुमंडल में प्लस के साइन के साथ। लेकिन अब बात आती कि अगर इन 65 यूनिट को हम रिटर्न नहीं करेंगे तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है कि बना नहीं रह सकता। तो ठीक है भाई, पृथ्वी ने जो है कि सारा कुछ यूज कर लिया। इसने कहा कि अब हम 23 यूनिट को संवहन के माध्यम से जो है कि निकालेंगे। ये देखो, ये किरणें निकल रही हैं, और संवहन का मतलब क्या होता है, वायु का या तो आरोहण होगा या फिर अवरोहण। लेकिन यहां पर जब ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात कि वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर जा रही है, तो नो डाउट 23 यूनिट संवहन के माध्यम से, गर्म वायु के माध्यम से, आरोहण के माध्यम से बाहर निकल रही है। वहीं 15 यूनिट जो है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, जो वायुमंडल से टकरा के वापस आ जाएगी। और 4 यूनिट हम चालन के माध्यम से, जो कि संपर्क मेथड होता है। तो अगर आप 23 को 4 जोड़ोगे 27, और 27 15 47, ये पूरी की पूरी जो है कि हो जाती है, ठीक है। 27 और 15 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहीं पर आप देखोगे कि ये जो 23 यूनिट जो है कि संवहन के माध्यम से निकल रहा, 4 यूनिट चालन के माध्यम से, 15 यूनिट जो है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से, और इसमें 5 यूनिट ऐसी जा रही है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही जो है कि बाहर निकल जा रही है, बाह्य अंतरिक्ष के रूप में। और जो वायुमंडल ने निकाली थी अपने पास से, इसने मतलब वायुमंडल ने भी जो है कि इसको पूरा यूज कर लिया। तो अब जरा इस पैराग्राफ को आप पूरा साथ के साथ पढ़ते चलिए। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि भाई शॉर्ट वेव रेडिएशन का अवशोषण किया गया पृथ्वी के द्वारा, और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकाला गया पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। मात्रा अगर समान रहेगी तो पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहेगा। भाई अगर जितना यूनिट यूज किया 65 यूनिट, और 65 यूनिट ही अगर हम पृथ्वी से वापस निकाल देते हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहना चाहिए। लेकिन हम पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में देख रहे हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना शॉर्ट वेव रेडिएशन को ग्रहण कर रहे हैं ना, 65 यूनिट, हम उतना जो है कि निकाल नहीं रहे। हो सकता है हम केवल 50 यूनिट ही जो है कि बस कंज्यूम, मतलब कि विकिरण के रूप में बाहर निकाल पा रहे हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। 65 यूनिट हर बार जो है कि बची रह जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और यही ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आएगा। तो यहां पर हमने देखा, इस पॉइंट को अगर हम समझेंगे कि 35 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन का, अर्थात ये जो 35 यूनिट रहेगा दोस्तों, इसका शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी ने वापस निकाल दिया, जिसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं हुआ पृथ्वी पर। लेकिन जो 65 यूनिट को हमने अब्सॉर्ब किया, संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित हुआ, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा सौर ऊर्जा का अधिक अवशोषण किसने किया, पृथ्वी ने किया, लगभग 47 यूनिट किया। इसलिए पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी, और पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगा, और मौसम भी परिवर्तित हुआ। भाई जब वायुमंडल गर्म होगा तो गर्म वायुमंडल की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें अगर आप देखोगे कि 5 लॉन्ग वेव रेडिएशन यूनिट जो है कि बाह्य अंतरिक्ष से निकल गई। लेकिन जो 42 यूनिट थी इस 47 यूनिट में से, जिसमें 23 यूनिट वाष्पीकरण के कारण संवहन द्वारा बाहर निकल गई, अर्थात तापमान से, 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, और 4 यूनिट चालन से, जो कि वायु की ओर ऊष्मा स्थानांतरण हो गया, या वायुमंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया। क्योंकि हीट सदैव अधिक से कम की ओर जाती है, ध्यान देना, हीट सदैव अधिक से कम की ओर जाती है। तो भाई पृथ्वी पे जो 47 यूनिट है उससे हमेशा कम की ओर जाएगी। और इसका परिणाम यह देखने को मिला कि वायुमंडल ने जितना भी अवशोषित किया था 60 यूनिट के रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, ये बाह्य अंतरिक्ष में निकलता है या निष्कासन होता है, पृथ्वी के औसत तापमान नियत रहता है। परंतु क्यों मैं कह रहा हूं परंतु, क्योंकि यहीं से हीट बजट में एनोमलाई जो होती है, जो उसमें अंतर देखने को मिलता है, इसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेज ये क्या करती हैं, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो पारदर्शी होती हैं। ध्यान से समझ लो, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो पारदर्शी होती हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को जो है कि पृथ्वी की आंतरिक मतलब पृथ्वी की परतों तक या वायुमंडल के अंदर जो है कि प्रवेश करा देती हैं, जिससे वायु मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, यानी ये ग्लास हाउस के रूप में काम करती हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को जो है कि पारदर्शी नहीं होने देती।
अब याद करो फिर से विभेदक वाला, मैंने क्या बताया था कि जब हम शॉर्ट वेव रेडिएशन से लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरफ जा रहे होते हैं तो ध्यान से समझना कि लैम्डा का मान जो है कि क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान जो है कि सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे लैम्डा का मान ज़्यादा होता जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरफ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी और विभेद जो प्रतिच्छेदन क्षमता होती है ना, जो प्रतिभेद करने की क्षमता, प्रतिभेद क्षमता भी कम होती है। अर्थात लॉन्ग वेव रेडिएशन की जो प्रतिभेद करने की क्षमता होती है, जो बाहर निकलने की क्षमता होती है, वो कम होती है। इसलिए लॉन्ग वेव रेडिएशन इस ग्रीन हाउस गैसेस को तोड़ नहीं पाता, भेद नहीं पाता, और ये वापस जो है कि इसी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, पृथ्वी पर इसी पर रिटर्न होकर आ जाती है। अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन को बाहर जाने से रोकती है, जो कि अपारदर्शी होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए, क्योंकि इनकी प्रतिभेदन क्षमता कम होती है। और ऐसे में तापमान बढ़ने लगता है। यानी हमने 65 यूनिट तो यूज कर ली, 65 यूनिट को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन निकाला कितना, 55 यूनिट निकाला, और जिसकी वजह से 10 यूनिट की जो है कि बजट में कमियां मतलब वृद्धि होने लगी, और इसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में भी लगातार वृद्धि होती गई। और मानव जनित गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है, जिससे तापमान बढ़ने लगा, जो कि प्रतिलोम विकिरण दर में वृद्धि होगी, अतः पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी। इसी को हम कहते हैं एनोमलाई, यानी ऊष्मा बजट में विसंगति। कहने का मतलब है कि पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान है वो तभी बराबर रहेगा जितना आपने शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ग्रहण किया, उतना ही आप लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस कर दो। लेकिन आप शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में 65 यूनिट ग्रहण कर ले रहे हो, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में आप केवल 55 यूनिट को ही बाहर निकाल पा रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो 10 यूनिट जो बच गई, ये कहां पर बचेगी, पृथ्वी के पास बचेगी, और जिससे औसत तापमान में वृद्धि होगी। ये 10 यूनिट क्यों बच गई, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन की जो भेदन क्षमता है वो कम है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रही है वायुमंडल से, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस को क्रॉस नहीं कर पा रही है, और ये इसी में फंसी रह जाती है, इसी वायुमंडल में फंसी रह जाती है, और पृथ्वी की सतह पर ये गर्माहट बढ़ाती है, जिसकी वजह से तापमान पृथ्वी का बढ़ता चला जाता है। और यही ऊष्मा बजट में विसंगति कहते हैं, क्योंकि बजट का जो शाब्दिक अर्थ है भाई, जितना आया है, जितना आया हुआ है उतना ही व्यय हो जाना चाहिए। जितना आपने ग्रहण किया उतना अगर आप वापस कर देते हो तो आपका बजट संतुलित माना जाएगा, लेकिन आपने जितना ग्रहण किया उससे ज्यादा आपने रिटर्न नहीं किया है या उसमें कम रिटर्न किया तो आपके इस बजट में कमी देखने को मिलती है। इसी को हम बजट में विसंगति कह देते हैं। समझ में आ गई ये बात। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के बजट को पढ़ते हो, सरकार कहती है कि मुझे 100 रुपए जो है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मुझे रिटर्न कितना मिला, 80 रुपए का रिटर्न मिला, तो 20 रुपए के मैं किस में चल रही हूँ, घाटे में चल रही हूँ। ये सरकार अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में कहती है, और ये घाटा प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, करोड़ों में हो जाता है। यही सेम चीज जो है कि ऊष्मा बजट में भी देखने को मिलती है। तो यहां तक आपने इन चीजों को देख लिया। अब आपने एक चीज देख ली कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख ली, लेकिन ऊष्मा के माध्यम से अल्टीमेटली आप तापमान पे ही तो बात कर रहे थे, और तापमान आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक होता है। तो अब हम इस पे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि तापमान को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कि कहां पर तापमान ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, अगर उसका वितरण क्षैतिज हो रहा है तो कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर हो रहा है तो कैसा होगा, अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा, देशांतरी वितरण कैसा होगा, और इनका इस आपतन कोण से क्या मतलब है। ये सारी चीजों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ साथ। उम्मीद करता हूं कल की क्लास भी आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो डिस्प्ले पर नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप जो है कि मैसेज करके, व्हाट्सअप करके वहां से पूरी इंक्वायरी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।